अब ये कैंसिल आउट हुआ, तो इसलिए वॉल्यूम में कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ चार्ज डेवलप हुआ सरफेस पर प्लस क्यूपी माइनस क्यूपी। और ये ईपी क्या है? ईपी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से क्रिएट हुआ? प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी। तो ये देखो क्यूपी और माइनस क्यूपी क्या है? इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन। और ईपी क्या है? इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। ईपी डेवलप हो रहा है प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी की वजह से। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो इनसाइड। जैसे कंडक्टर में इनसाइड द कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 40। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक सैंपल क्या है। डाइलेक्ट्रिक सैंपल का दो टाइप होता है, एक होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे होता है पोलराइजेशन। पोलर मॉलिक्यूल को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे होता है पोलराइजेशन। ये सब टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंडक्टर को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इनसाइड द कंडक्टर जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक सैंपल को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सैंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। यह सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया था। आज के वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि क्यों डाइलेक्ट्रिक सैंपल में जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एग्जैक्टली जीरो क्यों नहीं होता है। जब हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक सैंपल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो नहीं होता है, तब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है और वो कौन सी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आज के वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज पूरा विजुअलाइजेशन का साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पोलराइजेशन नहीं जानते, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन नहीं जानते तो आप इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए अगर जानते हो तभी ये वीडियो स्टार्ट करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पोलराइजेशन क्या है। ये तो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। जब नॉन पोलर और पोलर कोई एक को तुम अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो सिस्टम का कुछ नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ड्यू टू पोलराइजेशन। जब हम लोग कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है और वो जीरो क्यों नहीं होता है। तो आओ देखो, ये है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो तुम मान सकते हो नॉन पोलर या पोलर, कोई भी एक ले लो तभी काम बन जाएगा। ये हुआ कैपेसिटर का दो प्लेट और ये हुआ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे काम करेगा। तो हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। ये हुआ प्लस माइनस। माइनस क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्लस क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो देख सकते हो हर एक मॉलिक्यूल का एक नेट डाइपोल मोमेंट है और सिस्टम का भी एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ पोलराइजेशन के वजह से। तुम इसको नॉन पोलर भी मान सकते हो, पोलर भी मान सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन जनरल लेके चल रहा हूं। तो ये E नॉट इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ट्रीट हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है? सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये हुआ नेट डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन -2 प्लस। तो हर एक मॉलिक्यूल का एक खुद का डाइपोल मोमेंट है। तो इस सैंपल का अभी एक डाइपोल मोमेंट है। आगे देखो, when dielectric slab is placed in external electric field E naught, they align themselves in the direction of the field। तो इसी के कारण ये सिस्टम का एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा अलाइनमेंट के कारण। तो अब देखो, the positive charges of the dipoles of first vertical column cancel the negative charges of the dipoles of second column and so on। तो ये हुआ फर्स्ट कॉलम, देख सकते हो ये फर्स्ट कॉलम का पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कॉलम का जो नेगेटिव चार्ज है उसको कैंसिल कर रहा है। ये प्लस माइनस को कैंसिल कर रहा है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है। और सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूँ सेकेंड कॉलम का पॉजिटिव चार्ज थर्ड कॉलम के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर रहा है। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। और सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ थर्ड कॉलम का पॉजिटिव चार्ज ये माइनस को कैंसिल कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हुआ अल्टीमेट रीजियन ना। देखो तो ये हुआ रीजियन जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा 0। देखो ये हुआ वो रीजियन, ये हुआ वो रीजियन, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव चार्ज, सेकंड कॉलम में नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर रहा है, सेकंड कॉलम में पॉजिटिव चार्ज, थर्ड कॉलम में नेगेटिव चार्ज कैंसिल कर रहा है, थर्ड कॉलम में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, फोर्थ कॉलम में जो नेगेटिव चार्ज है, सबको कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये हुआ। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ द स्लैब इज 0। ये हुआ एक रीजन जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है 0, रीजन ऑफ 0 वॉल्यूम चार्ज, ये हुआ डेंसिटी, ठीक है, रीजन ऑफ वॉल्यूम, ये हुआ चार्ज डेंसिटी। अब सिर्फ चार्ज कहां बचा? चार्ज बचा सिर्फ सरफेस पर, क्योंकि वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो इसीलिए नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्लैब इज 0। तो क्या हुआ? बट देयर इज सम but there is some uncancelled positive charge on the right face and some uncancelled negative charge on the left face of the slab। लेकिन लेफ्ट फेस में ये जो नेगेटिव चार्ज था ये अभी भी है, ये कैंसिल आउट नहीं हुआ है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और ये सिर्फ डेवलप हो रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो लेफ्ट फेस में ये नेगेटिव चार्ज रह गया और राइट फेस में ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिनको हम लोग कह रहे हैं ये हुआ माइनस सिग्मा पी, ये हुआ प्लस सिग्मा पी। माइनस प्लस क्या है? ये है इंड्यूस सरफेस चार्ज, ये है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हुआ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको तुम माइनस क्यूपी प्लस क्यूपी भी बोल सकते हो। ड्यू टू इंड्यूस सरफेस चार्जेस, इसको तुम एक काम करो, इसको तुम अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हो तो इसको तुम लिख सकते हो, ये हुआ माइनस क्यूपी, ठीक है, ये हुआ माइनस क्यूपी और ये हुआ प्लस क्यूपी। सिग्मा पी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये हुआ माइनस क्यूपी प्लस क्यूपी, ये हुआ इंड्यूस सरफेस चार्जेस। ये हुआ ड्यू टू इंड्यूस सरफेस चार्जेस एंड इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप ईपी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। तो ये कह रहा है कि एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और एक बार समझा रहा हूं, जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के वजह से हर एक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ। अब ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का चार्ज कैंसिल हुआ, सेकंड कॉलम में जो प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में पहले फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कैंसिल हुआ, ठीक है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का चार्ज कैंसिल हुआ, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का चार्ज कैंसिल हुआ। तो इसीलिए नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्लैब है 0। वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ चार्ज डेवलप हो रहा है एट द सरफेस। ये राइट सरफेस पर ये हुआ पॉजिटिव चार्ज और ये हुआ नेगेटिव चार्ज। इसको मैं प्लस क्यूपी लिख रहा हूं, इसको मैं माइनस क्यूपी लिख रहा हूं, क्योंकि ये डेवलप हुआ ड्यू टू पोलराइजेशन, इसीलिए प्लस क्यूपी माइनस क्यूपी। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये बन गया क्यूपी बाई ए सिग्मा पी माइनस क्यूपी बाई ए माइनस सिग्मा पी, और ये डेवलप हो रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन। अब चार्ज तो डेवलप हो गया, लेफ्ट फेस में कुछ चार्ज डेवलप हुआ, राइट फेस में कुछ चार्ज डेवलप हुआ। अब ये चार्ज डेवलप होने के कारण डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये हुआ ईपी, ये हुआ ईपी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो ईपी मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस, इसका डायरेक्शन है ई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ईपी क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस। देख सकते हो प्लस टू माइनस, ये प्लस क्यूपी माइनस क्यूपी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डेवलप हो रहा है ये डेवलप हो रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसका डायरेक्शन है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट क्या होगा? नेट होगा ई नॉट माइनस ईपी। तो ये हुआ नेट डायरेक्शन, क्योंकि देखो ईपी बहुत छोटा है, ई नॉट बहुत ज्यादा है। ईपी क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हुआ ई नॉट माइनस ईपी, क्योंकि एक्सटर्नल बहुत ज्यादा है तो ईपी बहुत छोटा है, और ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ही ये चार्ज डेवलप हुआ, मतलब पोलराइजेशन हुआ, और ये चार्ज डेवलप होने के कारण ईपी डेवलप हुआ। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल माइनस ये हुआ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, क्योंकि ई नॉट बहुत ज्यादा है। तो ये हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। इसको पहले कॉपी कर लो। तो पोलराइजेशन के वजह से ये तो अलाइनमेंट हुआ था, लेकिन अब ये कैंसिल आउट भी हुआ, तो इसलिए वॉल्यूम में कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ चार्ज डेवलप हुआ सरफेस पर, प्लस क्यूपी माइनस क्यूपी। और ये ईपी क्या है, ईपी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से क्रिएट हुआ, प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी। तो ये देखो क्यूपी और माइनस क्यूपी क्या है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन, और ईपी क्या है, इंड्यूस्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। ईपी डेवलप हो रहा है प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी की वजह से। तो अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो इनसाइड, जैसे कंडक्टर में इनसाइड द कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन डाइलेक्ट्रिक सैंपल में इंटरनल नेट इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ये हुआ ई नॉट एक्सटर्नल, ये हुआ ईपी ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जो है ई नॉट माइनस ईपी। डायरेक्शन क्या है, ई नॉट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमने ये डेफिनेशन तो सीखा है ना, ये हुआ क्या नाम होता है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये था के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये एक्चुअली होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। लेकिन आज हम लोग एक नया डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, जो होता है ई नॉट बाई ई। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो आज हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नया डेफिनेशन सीखा, जो है इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, जिसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट माइनस ईपी, और जिसका डायरेक्शन है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ एक नया डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ के। के क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो ये था पूरा कंसेप्ट। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, वो एक्चुअली होता है, क्या होता है, ये तुम देख सकते हो, ये होता है एक्चुअली, इससे तुम लिख सकते हो, ये हुआ ई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई के। ये हुआ ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो। तो ये हुआ एक्चुअली ई इक्वल टू, ये हुआ ई नॉट माइनस ईपी, ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के। ये हुआ दोनों फॉर्मूला। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो बनता है एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है ई नॉट बाई के। इससे तुम लिख सकते हो, ये हुआ ई को इधर ले जाओ और के को नीचे ले आओ, और ये हुआ और एक फॉर्मूला जो है ई इक्वल टू ई नॉट बाई के। दैट इज द मेन फॉर्मूला, और इसको तुम मेमोराइज कर सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, वो होता है ई नॉट बाई के। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है। चलो कॉपी कर लो। तो हमने ये समझ लिया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नॉट बाई के। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये था एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हुआ एक कैपेसिटर का दोनों प्लेट, ये हुआ ई नॉट। तो पोलराइजेशन के वजह से ये राइट सरफेस पर ये प्लस चार्ज डेवलप हुआ, मतलब इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, ये हुआ प्लस चार्ज, ये हुआ एक्चुअली प्लस क्यूपी, और ये हुआ माइनस क्यूपी, ये हुआ प्लस क्यूपी, और ये हुआ माइनस क्यूपी। इसको तुम लिख सकते हो प्लस सिग्मा पी, और ये हुआ माइनस सिग्मा पी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके वजह से ये बना एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ईपी बोल सकते हो, ईपी, और ये हुआ एक्सटर्नल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हुआ ई, और जो बन रहा है ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल, और ईपी क्या है,
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो होता है ई नॉट माइनस ईपी, और इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, मतलब ऑल्टरनेट फॉर्मूला ई नॉट बाई के। ई नॉट क्या है एक्सटर्नल और के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो हमने सीख लिया। ये हुआ प्लस क्यूपी, ये हुआ माइनस क्यूपी, ये हुआ प्लस सिग्मा पी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कर दो क्यूपी बाई एरिया कर दो, आ जाएगा सिग्मा पी, माइनस क्यूपी बाई ए कर दो, माइनस सिग्मा पी आ जाएगा। अब पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सैंपल को हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नेट डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप हुआ, वही है पोलराइजेशन डेंसिटी। इसका फॉर्मूला है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तुम एक लार्ज डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके एक फेस पर डेवलप हुआ प्लस क्यूपी और दूसरे फेस पर माइनस क्यूपी, तो माइनस टू प्लस एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। ये मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को तुम एक लार्ज डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसमें ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन वो कितना है डी, ये जो सेपरेशन है वो कितना है डी डी। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं एक लार्ज डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, सिंपल चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन। ये हुआ प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी के बीच में सेपरेशन कितना है डी, जो है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस। ये लार्ज, ये एक जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको मैं एक लार्ज डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, सिंपल माइनस क्यूपी और प्लस क्यूपी का हटाओ, चार्ज का लो मैग्नीट्यूड, ये हुआ क्यूपी, और ये दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन क्या है, सिंपल ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है वही बन जाएगा डी, और ये हुआ डी। वॉल्यूम क्या बनेगा, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का तो थिकनेस है डी, एरिया मान लो ए है, तो ये हुआ ए इंटू डी, ये हुआ ए इंटू डी। ए क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया, तो ये हुआ डी डी कैंसिल, और ये बना क्यू पी बाई ए, और ये हुआ सिग्मा पी। क्यू पी बाई ए इंड्यूस सरफेस चार्ज बाई एरिया क्या बन जाएगा, ये हुआ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एक्चुअली पोलराइजेशन डेंसिटी हुआ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, और वो किसके साथ इक्वल हुआ, इक्वल हुआ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो P इक्वल टू ये हुआ P इक्वल टू ये हुआ सिग्मा P। P क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, और सिग्मा P क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये था कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग एक टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसके पहले मैं एक और टर्म निकालना चाहता हूं। इसके पहले देखो, अब ये QP क्या है, एक्चुअली ये जो QP डेवलप हुआ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तुम यहां से लिख सकते हो। इससे पहले देखो, अब मैं निकालने जा रहा हूं ये QP क्या है, मतलब इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ये हुआ QP। इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू ई नॉट माइनस CP। तो ये हुआ E नॉट माइनस EP। अब E कितना बना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ E नॉट बाई के, ये हुआ E नॉट बाई के, ये हुआ E नॉट माइनस EP। EP को तुम लेफ्ट साइड ले जाओ, ये हुआ EP, और ये हुआ E नॉट माइनस E नॉट बाई के। एक काम करो, E नॉट तुम कॉमन ले लो, ये हुआ E नॉट, और ये हुआ 1 माइनस 1 बाई के। इसके बाद तुम आओ इस लाइन में, तो ये EP क्या है, EP क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बन जाएगा ये हुआ सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या चीज है, कोई बात नहीं है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E नॉट क्या है, E नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एक्सटर्नल फील्ड किसके वजह से क्रिएट हो रहा है, कैपेसिटर के वजह से। E नॉट बना इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ई नॉट बन जाएगा, ये हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हुआ 1 माइनस 1 बाई के। एक्चुअली सिग्मा क्या है, ये है सिग्मा, ये है प्लस सिग्मा और ये है माइनस सिग्मा। कैपेसिटर के दोनों प्लेट में जो चार्ज है वो है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू और ये बना प्लस सिग्मा और ये हुआ माइनस सिग्मा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हुआ कैपेसिटर का दोनों प्लेट, प्लस क्यू प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब ये है सिग्मा पी और सिग्मा। सिग्मा पी क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये एप्सिलॉन गया, ये हुआ सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा, ये हुआ 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा पी कितना है, सिग्मा पी है क्यू पी बाई ए और सिग्मा क्या है क्यू बाई ए, ये हुआ 1 माइनस 1 बाई के। ए कैंसिल। हमने क्या लिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो एरिया है वही है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एरिया। इसको तुम देख के लग सकता है कि ये थोड़ा सेपरेशन है, मैं सेपरेशन इसीलिए लिया हूं ताकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ा तो विजुअलाइजेशन हो जाए। मैं इस प्लेट को अगर ये डिस्टेंस नहीं दिखाता तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए एक्चुअली ये जो कैपेसिटर प्लेट है ये पूरा सेपरेशन ले चुका है, मतलब ये कोई गैप नहीं है। गैप तो मैंने दिखाया सिर्फ क्लियरली विजुअलाइजेशन की। पूरा जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट में एरिया है वो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा एरिया कवर कर चुका है, इसीलिए कैपेसिटर का दोनों प्लेट के बीच में जो एरिया है वही है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया। तो इसीलिए ए और ए मतलब ये मैंने लिया है कि एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट इक्वल टू एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इसलिए दोनों एरिया कैंसिल आउट हुआ है। तो ये हुआ QP, ये हुआ QP इक्वल टू Q, ये हुआ 1 माइनस 1 बाई के। ये हुआ एक फॉर्मूला जिसको मैं ब्लू बॉक्स करूंगा। ये हुआ रिलेशन बिटवीन इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा और ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज जो है QP इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई के। और एक बार समझा देता हूं, E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, E नॉट बाई के। EP को मैंने इधर लाया, E नॉट को कॉमन लिया। EP क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EP का वैल्यू आएगा सिग्मा P बाई एप्सिलॉन और E नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो बन जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन गया। और ये हुआ रिलेशन बिटवीन सिग्मा P एंड सिग्मा। सिग्मा P क्या है QP बाई ए और सिग्मा क्या है Q बाई ए। QP क्या है, ये प्लस QP माइनस QP और सिग्मा क्या है Q बाई ए। कैपेसिटर के दोनों प्लेट में जो एरिया, कैपेसिटर के दोनों प्लेट में चार्ज है प्लस Q माइनस Q, दोनों चीज का एरिया सेम लिया है। ए क्या है, ए है एरिया ऑफ द कैपेसिटर और ए वही है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया। दोनों का एरिया अगर सेम नहीं होता तो ये ए कैंसिल आउट भी नहीं होता। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज जो बना QP इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई के। तो चलो इसको पहले कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और उसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। तो ये तीन फॉर्मूला को याद रखना होगा। पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये रिलेशन है सिग्मा P और सिग्मा के बीच में। सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और QP क्या है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q क्या है कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर जो एरिया मतलब चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये था तीन फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग और एक क्वांट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है। अब देखो ये E मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा अलाइनमेंट, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट और उतना ज्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी। क्योंकि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी। अब डाइपोल मोमेंट किसके वजह से मिलता है, अलाइनमेंट की वजह से, और अलाइनमेंट किसके वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोर इलेक्ट्रिक फील्ड मोर डाइपोल मोमेंट मोर पोलराइजेशन डेंसिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा अलाइनमेंट होगा, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट और उतना ज्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है P और ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो इसीलिए मैंने इसके बीच में प्रोपोर्शनल लिखा। अब फिजिक्स में अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो एक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये बना P इक्वल टू, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ काई और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। काई क्या है, काई है डायमेंशनलेस कांस्टेंट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और ये बना फॉर्मूला काई इक्वल टू
P vector divided by epsilon naught E vector. So it is the ratio of polarization density to the epsilon naught times net electric field inside dielectric. P क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी. E क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक. तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, ये टर्म मुझे लिखना होगा एप्सिलॉन नॉट काई. काई के साथ मैंने एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यों किया? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. एप्सिलॉन नॉट मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम मिल पाए. अगर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम नहीं होता है तो इक्वेशन इनवैलिड है. इसीलिए अगर इक्वेशन को वैलिड करना है तो इसीलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट को राइट साइड में मल्टीप्लाई किया. एप्सिलॉन नॉट इज मल्टीप्लाइड टू मेंटेन द डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल डायमेंशन ऑफ RHS. तो P का जो डायमेंशन है ये पूरे टर्म का डायमेंशन सेम है. काई तो डायमेंशन लेंथ कांस्टेंट है. अगर तुमने एप्सिलॉन नॉट को E के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया तो P का डायमेंशन के साथ सेम नहीं आएगा और इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा. इक्वेशन को वैलिड कराने के लिए ही हमें एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि P का डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट E का डायमेंशन सेम आ जाए. काई क्या है? काई है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और जो है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट. तो ये था रिलेशन. इसके आगे हमें समझना है कि ये जो K है मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई के बीच में क्या रिलेशन है. कॉपी कर लो, ठीक है. चलो, तो ये है आज का हमारा लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक. तो देखो, ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ये तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू E नॉट माइनस EP. E है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक. E नॉट क्या है? एक्सटर्नल. और EP बना इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. अब हम लोग ये भी जानते हैं कि E कितना बनता है. अच्छा, ये तो बनता है EP. अच्छा, EP कितना बनता है? EP बनता है एक्चुअली ये होता है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये तो हमने लिखा है. अब सिग्मा P क्या बनता है? सिग्मा P बनता है पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल. तो ये मैं लिख सकता हूं P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. इसको मैं साइड में लिखता हूं. देखो, ये होता है EP. EP क्या होता है? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा P इक्वल होता है पोलराइजेशन डेंसिटी के साथ. तो ये हुआ P वेक्टर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. इसको मैं अब यहाँ पर लिखूंगा. तो ये हुआ P और ये हुआ E वेक्टर इक्वल टू ये हुआ E नॉट और ये हुआ P वेक्टर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. P वेक्टर का क्या फॉर्मूला है? ये हुआ P वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इनटू E. P क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी. एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. काई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. और E क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक. तो ये मैं अब लिखूंगा E वेक्टर इक्वल टू ये हुआ E नॉट और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट काई E वेक्टर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये तो गया और ये हुआ E वेक्टर इक्वल टू E नॉट और ये हुआ काई इनटू E वेक्टर. अब मैं इसको E नॉट से डिवाइड करूंगा या क्या काम कर सकते हो? E से डिवाइड करो. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई E वेक्टर. तो ये हुआ 1 और ये हुआ E नॉट बाई E वेक्टर और ये हुआ काई. E बाई E तो 1, E बाई 1. और ये कितना बनता है? ये कितना बनता है? देखो, ये फॉर्मूला था ना, K इक्वल टू ये होता है E नॉट डिवाइड बाई E. ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये भी फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. अच्छा, चलो, ये तो आ गया E नॉट बाई E. तो इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं. ये हुआ 1 इक्वल टू K माइनस काई. तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये बना K इक्वल टू ये हुआ 1 प्लस काई. दैट इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें याद रखना ही रखना है. K इक्वल टू 1 प्लस काई. जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो रिलेशन फिर से रिपीट होगा और ये बन जाएगा रिलेटिव परमियाबिलिटी और ये बन जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब K क्या है? K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. काई क्या है? काई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ये टर्म बन जाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और K बन जाएगा रिलेटिव परमियाबिलिटी. K का दूसरा नाम क्या है? K का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी. तो कॉपी कर लो. नेक्स्ट हम लोग आज का जो फॉर्मूला डिस्कस किया है एक बार मैं समरी करके लिख देता हूं.
तो अभी हम लोग समर डिस्कस करने जा रहे हैं, आज के वीडियो का पूरा शॉर्ट नोट। तो कौन कौन सा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया? पहला फॉर्मूला था K इक्वल टू ये हुआ, अच्छा मैं इसको लिखता हूं, ये हुआ E मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये होता है E नॉट माइनस EP। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है? K इक्वल टू ये होता है E नॉट वेक्टर डिवाइड बाई E वेक्टर। और ये होता है, देखो ये होता है, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बनता है? E नॉट वेक्टर डिवाइड बाई E। और ये बनता है E इक्वल टू E नॉट वेक्टर बाई K। और तीसरा फॉर्मूला तुम लिख सकते हो EP जो था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और वो बनता है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 नंबर ये हुआ E नॉट, जो है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे काम कर रहा है। E नॉट बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये 5 नंबर क्या बना? 5 नंबर बना कितना? ये हुआ पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हुआ एक फॉर्मूला, तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। अच्छा इसको मैं थोड़ा बॉक्स ऊपर से करता हूं। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला, ये हुआ दूसरा फॉर्मूला, ये हुआ तीसरा फॉर्मूला, ये हुआ 4 नंबर, ये हुआ 5 नंबर, और इसके आगे कौन सा फॉर्मूला है? 6 नंबर इक्वल टू ये एक फॉर्मूला था, P इक्वल टू ये हुआ एप्सिलॉन नॉट काई E। काई क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये हुआ एक फॉर्मूला। नेक्स्ट 7 नंबर, EP को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा P क्या है? सिग्मा P है P के साथ इक्वल। सिग्मा P क्या है? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। P क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी। ये हुआ P बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तुम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट ये बना K इक्वल टू 1 प्लस काई। ये हुआ रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। जो सब नोटेशन है मैं एक बार लिख देता हूं। P क्या है? P है पोलराइजेशन, ये हुआ पोलराइजेशन डेंसिटी, जो है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। K क्या है? K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका अलग नाम भी है, जो है रिलेटिव परमिटिविटी ना। और काई क्या है? काई है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और E नॉट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है? E है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये हुआ डाइलेक्ट्रिक ना, ये हुआ डाइलेक्ट्रिक। EP क्या है? EP है कितना? EP है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। और क्या बचा? सब कुछ तो लिख दिया। नेक्स्ट बचा सिग्मा P, और एक कितना है? सिग्मा P, और ये है सिग्मा P क्या है? सिग्मा P है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और क्या है? E नॉट। E नॉट तो है एक्सटर्नल, E नॉट तो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर, ये हुआ डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। सिग्मा P इज इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, E नॉट क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर ही दो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक फॉर्मूला था, मैंने शायद भूल गया, और ये एक फॉर्मूला था, ये मैंने साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं साइड में लिख रहा हूं। ये था सिग्मा P इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। ये था एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ एक फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला था QP इक्वल टू Q,
और ये था 1 माइनस 1/k। ये था और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये हुआ 7, 8, 9। QP क्या है? QP है, यहां पर लिख देता हूं, QP है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। K का तुम अलग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो। K का ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो सारा फॉर्मूला डिटेल्स में लिख दिया हूं। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, मैंने पूरा जी जान लगा दिया है। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।